हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू लॉ वीटा। ठीक है, और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्वेश्चंस को विच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ठीक है, और बिफोर बिगनिंग विद द वीडियो, ठीक है, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। दैट इज़ कि वी हैव प्रिपेयर्ड द कंप्लीट PDF फाइल्स ऑफ दीज AIB PYQs फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जो कि अरेंज्ड है सब्जेक्ट वाइज फॉर इजी प्रिपरेशन। एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड द आंसर की PDFs एज वेल। और अगर आप ये पूरा AIB PYQ सेट परचेज करना चाहते हो तो आप हमें गिवन इंस्टा हैंडल एज वेल एज ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपके इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम शुरू करते हैं विद द डिस्कशन ऑफ द पेपर। तो इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को, उसके हर एक ऑप्शन को विद लीगल रीजनिंग, लीगल बैकिंग के साथ एनालाइज करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि जो लॉ है उसके पीछे का उसको भी समझे और आने वाले AIB एग्जाम्स में अच्छे से आंसर्स को मार्क करके आए। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा AIB 19 का, एंड वो पूछता है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेस्ट डिफाइन करता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को। ठीक है, सो लेजिस्लेशन पास्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, या फिर वो लॉज जो कि इनैक्ट किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, देन लॉज मेड बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अंडर पावर्स गिवन टू देम बाय पार्लियामेंट, या फिर कोई भी ऐसा जुडिशियल डिसीजन जो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ने लिया हो। तो यहाँ पे जो बेस्ट फिटिंग ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि जो भी लॉज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज बनाती है अंडर द पावर्स गिवन टू देम बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है वो लॉज जो पार्लियामेंट खुद डायरेक्टली नहीं बनाती, बल्कि अपना जो लॉ मेकिंग पावर है वो किसी अथॉरिटी को डेलीगेट यानी कि ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है, पार्लियामेंट एक पेरेंट एक्ट पास करती है और उस एक्ट के अंडर जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, बायलॉज बनाने का जो पावर होता है वो किसी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, डिपार्टमेंट्स या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दे दिया जाता है। ठीक है, इसलिए लॉ बनाने का सोर्स जो है वो पार्लियामेंट होता है, लेकिन जो एक्चुअल रूल्स बनाते हैं वो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। ठीक है, जैसे हमारा जो फैक्ट्रीज एक्ट है या फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, ये सारी एक्ट्स के अंडर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हैं वो गवर्नमेंट बनाती है, इसलिए यही जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि 2020 में, ठीक है, दैट इज 2020 में, एट दोरोदो विलेज द पंचायत elections could not happen due to COVID pandemic. While the tenure of the panchayat was getting over that year itself, Mr. Haribansh represented the people that year at the panchayat post resolution of the panchayat tenure and made a law exercising the delegated power via the Panchayati Raj Act of the state to restrict the economic activities per day to 100 only. In which of the following cases this is allowed or restricted? तो तो इस यहाँ पे पर्टिकुलर क्वेश्चन इस का जो क्वेश्चन में करेक्ट जो आंसर सिनारियो है दैट डिस्क्राइब इज किया गया ऑप्शन है नंबर वो ए ऑप्शंस एनसीडी में दिए वर्सेस गए बिरला किसी भी कॉटन मिल्स। ठीक है, लैंडमार्क केस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ग्राउंड नहीं है फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। ठीक है, तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को चेक करती है कि वो लॉफुल है या नहीं, रीजनेबल है या नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंडर है या नहीं। ठीक है, कोर्ट्स कुछ वेल स्टैब्लिश ग्राउंड्स पर ही इंटरफेरेंस करती है। ठीक है, और जो वैलिड ग्राउंड्स हैं वो है इलीगैलिटी, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अपनी पावर से बाहर जाकर काम करे या लॉ का वायलेशन करे तो कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड है। दूसरा इरेशनैलिटी, तो अगर डिसीजन बिल्कुल अनरीजनेबल हो या वेडनेसबरी अनरीजनेबलनेस जैसा हो तो कोर्ट वहाँ पे भी इंटरफेयर कर सकती है, तो ये भी बिल्कुल वैलिड ग्राउंड है फॉर जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। देन वी हैव प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब एक्शन और ऑब्जेक्टिव के बीच प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के केसेस में। ठीक है, तो कोर्ट जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट अप्लाई करती है, ये भी वैलिड ग्राउंड है। अब इसमें से जो वैलिड ग्राउंड नहीं है दैट इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, कोर्ट्स लोग क्या सोच रहे हैं, क्या पब्लिक प्रेशर के बेसिस पे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को रिव्यू नहीं करती है। कोर्ट का काम लॉ देखना है, ना कि पब्लिक सेंटिमेंट्स को एड्रेस करना, इसीलिए पब्लिक ओपिनियन जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड नहीं है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा लैंडमार्क केस ये उसमें ये हेल्ड हुआ था कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शंस पर ही एप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पर भी एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो
पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि कोर्ट सिर्फ जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल एक्शंस पर ही प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अप्लाई करती थी, ठीक है। लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज ए के क्रैप एक्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का जो केस है, इसने ये ओल्ड डिस्टिंक्शन को तोड़ दिया, ठीक है। कोर्ट ने कहा जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के बीच स्ट्रिक्ट लाइन ड्रॉ करना जो है वो गलत है। और अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन किसी पर्सन के राइट्स को अफेक्ट करता है या सिविल कॉन्सिक्वेंसेज प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ भी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो अप्लाई होंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन से जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कॉम्प्रिहेंसिवली रिकंसिडर किया था एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को, ठीक है। तो एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो था 1987 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को रेस्ट्रिक्ट करके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को सब्सिट्यूट बनाया जा सकता है जब तक ट्राइब्यूनल्स जो है वो इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को री एग्जामिन और रिकंसिडर किया, और जो केस था दैट वाज एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑफ 1997, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसपी संपत कुमार केस को कॉम्प्रिहेंसिवली रिकंसिडर किया और इंपॉर्टेंट रूलिंग्स दी। जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 226 दैट इज ऑफ हाई कोर्ट्स एंड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कहा गया और इससे कंप्लीटली एक्सक्लूड जो है नहीं किया जा सकता, ऐसा भी कोर्ट ने कहा, ठीक है। जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो हाई कोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती हैं, सिर्फ सप्लीमेंट्री रोल जो है वो प्ले करती है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज द लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वेड ने ये बात कही थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का क्या मतलब होता है। प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का सिंपल मतलब होता है जब रूल मेकिंग अथॉरिटी प्रोसीजर फॉलो नहीं करती जो पेरेंट एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है, डिस्क्राइब की गई है, ठीक है। पार्लियामेंट जब किसी अथॉरिटी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पावर देती है तो साथ ही ये भी बताती है कि रूल बनाते वक्त कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी है, जैसे कि कंसल्टेशन, पब्लिकेशन, अप्रूवल एक्सेट्रा। और अगर अथॉरिटी मैंडेटरी प्रोसीजर को इग्नोर करती है तो जो भी बनाया गया हुआ रूल है वो अल्ट्रा वायर्स दैट इज प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज इट इज अ नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोसीजरल नॉर्म्स बाय द रूल मेकिंग अथॉरिटी, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रोसीजरल नॉर्म्स फॉलो ना करना ये प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का कोर मीनिंग है। देन ऑप्शन नंबर बी है दैट इज प्रोसीजर फॉलो ना होने की वजह से रूल अल्ट्रा वायर्स होकर वर्ड हो सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड देन इट इज सी ऑप्शन दैट इट मीन्स द लैक्यूना इन द प्रोसीजर ऑफ लॉ, तो ये जनरल डिफेक्ट है, प्रोसीजरल अल्ट्रा वायर्स का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी, ये दोनों सही ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जुडिशियल कंट्रोल कौन कौन सी ग्राउंड्स पे एक्सरसाइज किया जा सकता है। सो जुडिशियल कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि कोर्ट्स चेक करती है कि जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो लॉफुल है या नहीं, फेयर है या नहीं, और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है या नहीं, ठीक है। और कोर्ट्स ये जो है कई ग्राउंड्स पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को चैलेंज और रिव्यू कर सकती है। इसमें से सबसे पहला इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, तो अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पेरेंट एक्ट के स्कोप से बाहर जाकर बनाई गई हो या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करती हो तो कोर्ट उसे अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर कर सकती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राउंड है ऑफ जुडिशियल कंट्रोल का, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मैलाफाइट्स, तो अगर रूल मेकिंग अथॉरिटी बैड इंटेंशन यानी कि मैलिस से काम करे या पावर का मिसयूज करे तो यहाँ पे भी कोर्ट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इनवैलिडेट कर सकती है, इसलिए ये भी ग्राउंड वैलिड ग्राउंड है। एक्सक्लूजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो अगर किसी एक्ट में लिखा हो कि कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार्ड है फिर भी जुडिशियल रिव्यू को कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता क्योंकि जुडिशियल रिव्यू बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो कोर्ट इस ग्राउंड पर भी इंटरफेयर कर सकती है, इसलिए ये भी जुडिशियल कंट्रोल का एक ग्राउंड है। इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड द डायरेक्शन टू मेक द सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी so that it can function more effectively and investigate crimes and corruptions at high places in public life in the case of, so this was held in the case of Vincent Narayan versus Union of India of 1998, so option number D is the correct answer of this particular question. Then next is कि इनमें से कौन सी कोर्ट या फिर अथॉरिटी के पास पावर होता है टू पनिश एनी पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। सो सेक्शन 425 ऑफ द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के अकॉर्डिंग जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है दैट इज एनसीएलटी एंड जो नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल है दैट इज एनसीएलएटी, दोनों को कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स के मामले में हाई कोर्ट के बराबर की पावर्स दी गई हैं, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये है कि नॉर्मली कंटेम्प्ट पावर्स सिर्फ कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड यानी कि हाई कोर्ट एंड द ऑनरेबल सुप्रीम के पास सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 425 के थ्रू एनसीएलटी और एनसीएलएटी को भी सेम जुरिस्डिक्शन
पावर्स और अथॉरिटी दी गई है जो हाई कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए एक्सरसाइज करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एनसीएलटी अपने खुद के कंटेम्प्ट के लिए एक्शन ले सकता है, वो प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकता है, एज वेल एज पनिशमेंट जो है वो भी दे सकता है, जैसे कि इम्प्रिजनमेंट, फाइन, जो भी एज पर द लॉ हो, ठीक है। एनसीएलटी को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। सो तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज की डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वॉज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल इन कौन सा केस। सो इट वॉज दिल्ली लॉज एक्ट केस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इसी को हम कहते हैं बाइबल ऑफ द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, इस केस को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैंडमस जो एक रिट होती है उसको कौन इशू कर सकता है। सो मैंडमस को सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों ही इशू कर सकते हैं, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच सिस्टम। ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का फ्रेंच सिस्टम, ठीक है। और ये सिस्टम फ्रांस में डेवलप हुआ और इसका जो मेन फीचर था दैट वाज एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्डिनरी कोर्ट्स का सेपरेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स होती थी, ठीक है। इनका जो की फीचर है दैट इज ड्यूअल कोर्ट सिस्टम। ऑर्डिनरी कोर्ट्स सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स को देखती थी और वहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स थी वो स्टेट वर्सेस सिटीजन के डिस्प्यूट्स को देखती थी। और यहाँ पे जो काउंसिल डी एटैट था दैट वाज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ऑफ फ्रांस और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स के लिए फाइनल अथॉरिटी होता था। और जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स होती थी वो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को इंटरफेयर नहीं करते थे, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो भी हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है ऑफ एआईबी, ये आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।